नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, आज आपके समक्ष भारत के आपराधिक कानूनों में हुए बदलाव के संबंध में प्रस्तुत हूँ। जैसा कि विदित है कि तीनों बिल भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीनों को ही 20 दिसंबर को लोकसभा से तथा 21 दिसंबर को राज्यसभा से पारित किया गया। साथ ही 25 दिसंबर 2023 को तीनों बिल पे प्रेसिडेंट की संस्तुति मिली। इस संबंध में यह जानकारी भी ज़रूरी है कि भारत में अभी तक इन तीनों कानूनों को लागू नहीं किया गया है। इनके लागू करने की तिथि को अभी घोषित नहीं किया गया है। जिस दिन से इनको लागू करने की तिथि को घोषित किया जाएगा, उस दिन से ये तीनों कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भूतपूर्व जो न्याय से जुड़े कानून हैं जैसे कि इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ले लेंगे। अभी तक भारत में ये तीनों कानून इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट ही लागू हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 की, जो आने वाले समय में इंडियन पीनल कोड की जगह लेगा। इसमें हुए बदलाव के अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, क्या विस्तार है, क्या स्वभाव है पूरे बदलाव का, तो ये जान के समझ में आएगा कि हुए बदलावों में न केवल सेक्शंस को डिलीट किया गया है, नए अपराधों को सृजित किया गया है, बल्कि दिए हुए अपराधों में भी कुछ सब कैटेगरी बनाकर कुछ नए अपराध जोड़े गए हैं। पनिशमेंट्स को इन्हेंस किया गया है, जुर्माने की राशि भी बढ़ाई गई है और साथ ही साथ जो बदलाव है वो दिए गए चैप्टर्स और सेक्शंस में है जिनका कि रीअरेंजमेंट भी किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के बारे में ये जानना ज़रूरी है कि इसमें कुल धाराएँ घटकर 358 हो गई हैं, जो इंडियन पीनल कोड के अपोजिशन में या कंपैरिजन में जो पहले 511 हुआ करती थी, अब वो 358 है। साथ ही जो टोटल चैप्टर्स हैं वो घटकर 20 हो गए हैं, जो पहले इंडियन पीनल कोड में 26 हुआ करते थे। 23 चैप्टर्स थे, साथ ही साथ अलग अलग समय में 3 चैप्टर्स और जोड़े गए थे। इस तरह इंडियन पीनल कोड में चैप्टर्स की संख्या 26 थी, जो अब घट के भारतीय न्याय संहिता में 20 हो गए हैं। साथ ही ये जानना भी ज़रूरी है कि पहले जो 3 इनकम्प्लीट ऑफेंसेस की कैटेगरी हुआ करती थी, जिनमें अटेम्प्ट, अबेटमेंट और कॉन्स्पिरेसी शामिल थे, उन तीनों को ही अब एक नए चैप्टर 4 में समाहित किया गया है। पहले ये तीनों अपराध इंडियन पीनल कोड में अलग अलग जगहों पर थे। एक तरफ जहां इनकम्प्लीट ऑफेंसेस को एक चैप्टर में समाहित किया गया है, वहीं पर महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों को एक नए चैप्टर में शामिल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 5 में महिलाओं एवं बाल संबंधी सभी अपराधों को एक जगह समाहित करके उन्हें अपराधों की श्रेणी में प्रथम अगर माने तो चैप्टर की तरह रखा गया है। इनमें दिए गए अपराधों में अगर बात करें तो मैरिज से संबंधित, मिसकैरेज से संबंधित और चाइल्ड में अगर बात करें तो एंगेजिंग चाइल्ड फॉर कमिटिंग ऑफेंस, एम्प्लॉइंग चाइल्ड फॉर कमिटिंग एनी ऑफेंस, एबडक्टिंग एनी चाइल्ड विद इंटेंट टू स्टील, फॉर बेगरी, फॉर प्रोस्टिट्यूशन, ऐसे कई अपराध हैं जिनको कि इस श्रेणी में शामिल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता को समझने के लिए ये समझना और भी ज़रूरी है कि ऐसे कौन से अपराध हैं जो अब इस कानून के लागू होने पर अपराध की श्रेणी में नहीं गिने जाएंगे। इसका तात्पर्य यह है कि जिस दिन से यह कानून लागू होगा उस दिन से इन अपराधों में कोई संबंधित अपराध दर्ज नहीं किए जाएंगे। साथ ही पुलिस को इस मामले में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आने वाले समय में जब से यह कानून लागू होता है उस दिन से इन अपराधों में FIR दर्ज न करें। ऐसे कौन से अपराध हैं, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम सेडिशन, जो 124A IPC में एक अपराध था, उसे डिलीट कर दिया गया है। साथ ही अगर बात करें तो जो सेक्शन 153AA, जो पनिशमेंट फॉर नोइंगली कैरिंग आर्म्स इन एनी प्रोसेशन और ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग और टेकिंग पार्ट इन एनी मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स से संबंधित अपराध था, उसे भी डिलीट कर दिया गया है। साथ ही जो सेक्शन 236 में अबेटिंग इन इंडिया द काउंटरफिटिंग आउट ऑफ इंडिया ऑफ कॉइन से संबंधित अपराध था, उसे भी डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 13 जो इंडियन पीनल कोड का था, जो वेट्स एंड मेजर्स से संबंधित अपराध को डील करता था, उसे भी इस नए कानून में निरस्त कर दिया गया है। बड़े बदलावों में अगर देखा जाए तो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, उसे भी निरस्त कर दिया गया है। ठग, जो बहुत समय से कानून में था, जिसका इस्तेमाल कम हो रखा था, उसे भी डिलीट कर दिया गया है।
दो बड़े बदलाव जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगाई वो हैं अननेचुरल ऑफेंस और एडल्ट्री, जिन्हें भी इस नए कानून में निरस्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार इन सारे निरस्त अपराधों में आने वाले दिनों में, जिस दिन से भी यह कानून लागू होता है, किसी भी प्रकार का केस दर्ज नहीं किया जाएगा। माइनर चेंजेस की बात करें अगर इस कानून में, तो सबसे पहला बदलाव जो हुआ है वो ऐसे एक्सप्रेशंस जो बहुत ही ज़्यादा कॉलोनियल थे, आर्केइक थे, जैसे लुनेटिक, इनसेन, इडियट, इन सबको इसमें से ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही साथ जितने भी ऐसे एक्सप्रेशंस थे जो ब्रिटिश समय की बात करते थे, लाइक ब्रिटिश कैलेंडर, क्वीन, ब्रिटिश इंडिया इत्यादि, इन्हें भी इस नए कानून से निरस्त कर दिया गया है। इस नए कानून में जहाँ जहाँ भी पहले पर्सन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स या फिर माइनर शब्द का जिक्र हुआ है, वह अब चाइल्ड से रिप्लेस कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको इस नए कानून में कंटेम्प्रेरी स्टाइल ऑफ ड्राफ्टिंग देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले एक डेफिनेशन क्लॉज ऐड किया गया है। साथ ही साथ डिनोट टर्म को डिलीट कर मीन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये बदलाव छोटे हैं पर दूरदर्शी हैं और आने वाले समय में इस नए कानून में हुए और अन्य बदलावों के साथ और अच्छे से इस कानून को प्रस्तुत करेंगे। अगर हम बात करें डेफिनेशन क्लॉज की, सबसे पहले तो डेफिनेशन की जो नई धारा सेक्शन 2 ऐड की गई है, उसमें 4 बहुत बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। पहला बदलाव है चाइल्ड की डेफिनेशन। इससे पहले इंडियन पिनल कोड में चाइल्ड की कोई डेफिनेशन नहीं थी। इस नए कानून में चाइल्ड को डिफाइन किया गया है और पहले से ही जो 2 कानून हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, पॉक्सो, उन दोनों में जो चाइल्ड की डेफिनेशन है उसको भी इसी कानून में लाया गया है। जैसा कि देख सकते हैं कि चाइल्ड का क्या मतलब है, तो चाइल्ड कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम का है उसे चाइल्ड माना गया है। इसी प्रकार डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में एक बड़ा बदलाव किया गया है। आने वाले समय में डॉक्यूमेंट में अब न केवल कागजी जो पेपर हैं उनको ऐड किया गया है, साथ ही साथ ऐसे जो भी और भी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड के फॉर्म में हैं, उन्हें भी डॉक्यूमेंट की श्रेणी में रखा गया है। जेंडर की परिभाषा में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब मेल फीमेल के साथ साथ ट्रांसजेंडर को भी जेंडर की डेफिनेशन में ऐड किया गया है। इसके साथ ही जो एक अन्य बदलाव जो डेफिनेशन में देखने को मिलता है वह संबंधित है मूवेबल प्रॉपर्टी से। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्राय देखा गया था कि इंडियन पिनल कोड की डेफिनेशन जो थी उसमें इंटेंजिबल प्रॉपर्टी कवर्ड नहीं थी। उस बदलाव को इस नए बीएनएस में समाहित किया गया है, जिसमें अब प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन शब्द का प्रयोग किया गया है, जो टेंजिबल के साथ साथ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को भी इसमें समाहित करता है। भारतीय न्याय संहिता के सबसे महत्वपूर्ण पहलू की बात करें तो ऐसे अपराध जिनका सृजन हुआ है उनकी बात करना बहुत ज़रूरी है। नंबर्स की बात करें तो कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं। ये अपराध या तो नए हैं या तो पहले से दिए गए अपराधों में ही एक सब कैटेगरी बना के शामिल किए गए हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन से अपराध हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले तो अपराधों की श्रेणी में एक नया अपराध जो जोड़ा गया है वो चैप्टर 4 में आया है, जो बात करता है अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट की। धारा 48 जो चैप्टर 4 में है वो ऐसे किसी भी कृत्य को जो अबेटमेंट की श्रेणी में है और अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर ऑफेंसेस इन इंडिया की बात करता है, उससे संबंधित एक नया अपराध जोड़ा गया है। अभी तक इंडियन पिनल कोड में इस श्रेणी का कोई भी अपराध शामिल नहीं था। भारतीय न्याय संहिता में इस श्रेणी का अपराध जोड़कर भारत के बाहर बैठा कोई व्यक्ति यदि भारत में किसी अपराध का अबेटमेंट करता है तो वह अब इस आपराधिक श्रेणी में शामिल हो जाएगा। अन्य बदलाव की बात करें तो जैसा कि पूर्व में बताया गया कि एक नया चैप्टर 5 ऑफेंस रिलेटिंग टू वुमेन एंड चाइल्ड जो कि नया ऐड किया गया है, उसमें काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। काफ़ी सारे नए अपराधों को उसमें जोड़ा गया है, जिसमें सर्वप्रमुख जो अपराध है वह बात करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स की। इस श्रेणी के अपराध में यदि कोई व्यक्ति महिला की झूठी कंसेंट ले लेता है या तो अपनी आइडेंटिटी छुपा के या किसी और तरह के डिसीटफुल मीन्स का उपयोग करके, तो उसे इस श्रेणी के अपराध में शामिल किया गया है। एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण बदलाव की बात करें तो वह सेक्शन 95 में देखने को मिलती है, जहाँ पे किसी भी चाइल्ड को हायर करने, एम्प्लॉय करने या इंगेज करने के लिए किसी भी आपराधिक कृत्य को करने के लिए एक सज़ा का प्रावधान किया गया है। यह बहुत ज़रूरी था क्योंकि जे एक्ट जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसके आने के बाद
यह पाया गया प्रायः गैंग या ग्रुप किसी न चाइल्ड को इंगेज करते थे, हायर करते थे, प्रलोभन देते थे, पैसे का प्रलोभन देते थे और उनसे इस तरह के आपराधिक कृत्य करवाते थे। इस कृत्य को रोकने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव यह भारतीय न्याय संहिता में किया गया है, जिसमें सेक्शन 95 के तहत इस कृत्य को आपराधिक श्रेणी में लाया गया है। चैप्टर 6 जो ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी की बात करता है, उसमें ढेरों ऐसे नए अपराध शामिल किए गए हैं जो कंटेम्प्रेरी टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिनका एडिशन एक समय की मांग भी रही है। इसमें सबसे पहले अपराध की बात करें तो वो मॉब लिंचिंग की है, जिसे धारा 103 सब क्लॉज 2 में ऐड किया गया है। यदि किसी व्यक्ति की केवल इस आधार पर कोई मृत्यु कारित करता है कि वह किसी अन्य कास्ट, रेस, सेक्स, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ या उसके किसी बिलीफ का है, तो उसे इस नए कानून में एक आपराधिक कृत्य माना गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव अगर देखने की बात है तो वह हिट एंड रन के केसेस के लिए है, जिसे धारा 106(2) में शामिल किया गया है। ऐसा प्रायः देखा गया है कि मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति किसी को भी टक्कर मारकर भाग जाया करते थे। इससे पीड़ित की मौके पर ही मौत हो जाती थी। नए कानून में ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि ऐसी कोई घटना होती है तो घटना करने वाले व्यक्ति को ज़रूरी है कि इसकी सूचना या तो पुलिस या मैजिस्ट्रेट को दे और तभी वहाँ से जाए। दो बड़े बदलाव अगर देखे जाएं तो वह ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिस्ट एक्ट की श्रेणी में हुए हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम जो सेक्शन 111 और टेररिस्ट एक्ट जो सेक्शन 113 में शामिल हुआ है, उनके तहत दो ऐसे बदलाव हैं जो या तो किसी स्पेशल लॉ से प्रेरित हैं या तो स्टेट लेजिस्लेशन से प्रेरित हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड कई राज्यों में अपने अपने कानून बनाए हैं, पर देश के स्तर पर इस पर कोई कानून नहीं था। भारतीय न्याय संहिता में इससे संबंधित एक नया प्रावधान किया गया है और ऑर्गेनाइज क्राइम को अब पूरे देश में एक अपराध के रूप में देखा जाएगा। ऑर्गेनाइज क्राइम में न केवल ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले को, बल्कि उसकी मेंबरशिप, उससे जुड़े किसी भी तरीके के और कृत्य, साथ ही साथ ऑर्गेनाइज क्राइम से डिराइव की गई कोई भी प्रॉपर्टी या प्रोसीड को रखने वाला व्यक्ति भी इसके तहत आपराधिक कानूनों में शामिल किया गया है। टेररिस्ट एक्ट जो कि पहले से ही UAPA जो अनलॉफुल प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटीज़ एक्ट है, उसमें पहले से ही एक आपराधिक कृत्य माना गया है। धारा 15 ऑफ UAPA जो कि बात करता है टेररिस्ट एक्ट की, उसी से प्रेरित होकर धारा 113 में भी टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन किया गया है। टेररिस्ट एक्ट की डेफिनेशन लगभग वैसी ही है जैसी कि धारा 15 UAPA में है। ग्रीवस हर्ट की कैटेगरी में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहला, ऐसा कोई भी ग्रीवस हर्ट जिससे व्यक्ति परमानेंट डिसेबल हो जाता है या परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है, इसे अपराध की श्रेणी में जोड़ा गया है। साथ ही साथ ऐसा कोई भी व्यक्ति जो केवल अपने धर्म, जाति, रेस या किसी और भी इस तरह के जुड़े हुए कारणों की वजह से जिस पर इस तरह का अटैक होता है, उसे भी एक अलग श्रेणी का अपराध बनाया गया है। तो देखा गया प्रायः ऐसा कि जो मॉब लिंचिंग है, जो हमने पहले डिस्कस किया, उसी से ही संबंधित ये भी अपराध है जो ग्रीवस हर्ट की श्रेणी में है, जिसमें जो कारण हैं वो वही हैं जो मॉब लिंचिंग के थे, लेकिन इसमें व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, बल्कि वह गंभीर रूप से अगर घायल होता है तो उसको भी एक अलग श्रेणी में एक अपराध बनाया गया है। अपराधों की श्रेणी में जो अगला बदलाव है वह ऑफेंस अफेक्टिंग द स्टेट और ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट की कैटेगरी में है, जिसमें 124 से जो पहले सेडिशन की बात करता था उसको हमने देखा कि उसको डिलीट कर दिया गया है। ऐसे कोई भी कृत्य जो भारत की सॉवरेनिटी को, यूनिटी को या इंटीग्रिटी को अगर खतरा पहुंचाते हैं, उन्हें इस नए प्रावधान के तहत आपराधिक कृत्य में शामिल किया गया है। अगला अपराध ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के कैटेगरी में है, जिसमें धारा 197 में एक नया सब क्लॉज ऐड कर अब ऐसे कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की या तो कोई चीज़ पब्लिश करता है या फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करता है जिससे कि भारत की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी जेओपार्डाइज होती है या सिक्योरिटी खतरे में पड़ती है, तो उसे अपराध की श्रेणी में डाला गया है। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को ख़त्म कर दिया गया है, वह अब अपराध नहीं है। पर ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड को एक हथियार के तौर पे यूज़ करता है या तो पब्लिक सर्वेंट से कुछ काम करवाने के लिए या पब्लिक सर्वेंट के लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी को करने से रोकने के लिए, तो उसे धारा 226 में एक अपराध बनाया गया है।
अगला महत्वपूर्ण बदलाव जो इस कानून में देखने को मिलता है वह ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहले स्नैचिंग का अपराध शामिल किया गया है। अभी तक स्नैचिंग का अपराध कई राज्यों द्वारा एक अलग कानून बनाकर इसको डील किया जा रहा था, पर देश के स्तर पर इस पर कोई कानून नहीं था। स्नैचिंग को देश के स्तर पर धारा 304 के तहत एक अपराध बनाया गया है। चोरी के अपराध के दायरे को बढ़ाया गया है और उसमें कई अन्य तरीके की चोरी के अपराध को भी जोड़ा गया है। जैसे चोरी के अगर इस मामले को देखें या समझें तो थेफ्ट ऑफ एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स के साथ साथ एनी आर्टिकल और गुड्स फ्रॉम एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स के साथ किसी भी आइडल और आइकन की चोरी जो कि प्लेस ऑफ वर्शिप से है, या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो कि गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को बिलोंग करती है, इन सभी को चोरी के अपराध में अब नए तरीके से शामिल किया गया है। मिसचीफ की जहाँ तक बात करें तो मिसचीफ की कैटेगरी में 2 नए अपराध जोड़े गए हैं, मिसचीफ कॉजिंग लॉस टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एंड मिसचीफ कॉजिंग लॉस ऑफ 1 लाख और मोर। ऐसा करके 2 नए अपराध की श्रेणी मिसचीफ के अपराध में जोड़ी गई है। तो इसके तहत अगर देखें तो कुल मिला के 20 जो नए अपराध हैं उनमें से कई प्रॉपर्टी संबंधित हैं और बाकी ह्यूमन बॉडी संबंधित हैं तथा कुछ जो हैं वो अगेंस्ट द स्टेट हैं। कुल मिला के इन अपराधों की संख्या 20 है और इन्हें समझना ज़रूरी है क्योंकि आने वाले दिनों में ये ऐसे अपराध हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वंचित करते हैं। इस श्रेणी में एक जो अपराध और है वो पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम का है। ये प्राय देखा गया है कि आम व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अगर होती है तो वह ऐसी चीज़ों से होती है जैसे पिक पॉकेटिंग है या अन्य इस तरह की चेन स्नैचिंग है। इन तरह के संगठित अपराध करने वाले लोगों को इस नए पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम के तहत सज़ा मिलने का प्रावधान किया गया है। अन्य बदलावों की श्रेणी में अगर देखें तो यह पाएंगे कि जो चैप्टर 4 जो अबेटमेंट की बात करता है उसमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हैं। पहला बदलाव जो है उससे जुड़ा हुआ है वह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में अब कॉमन ऑब्जेक्ट को एक रिक्वायरमेंट की तरह जोड़ा गया है जो पहले इंडियन पिनल कोड में नहीं था, पर अब जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 है उसमें कॉमन ऑब्जेक्ट को इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अपराध में जोड़ा गया है। दूसरा बदलाव हमने पहले ही देखा कि किस तरह से धारा 48 में भारत के बाहर बैठकर भारत में किसी भी अपराध को अबेट करने का जो कृत्य है उसको एक आपराधिक कृत्य बनाया गया है। महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित अपराध की श्रेणी में जो बदलाव है उसे देखा सकता है धारा 63 के एक्सेप्शन 2 में, जिसमें जो पहले एज की लिमिट 15 साल थी उसे बढ़ाकर अब 18 साल कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यदि अब सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय मैन विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ बीइंग मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज इज़ नॉट रेप। पहले यह एज 15 साल हुआ करती थी, इसे नए कानून में बदल कर अब 18 साल कर दिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव गैंग रेप ऑफ अ माइनर के केस में देखने को मिलता है, जहां पहले एज बेस्ड पैरामीटर्स फॉर डिफरेंशियल पनिशमेंट की जो बात थी गैंग रेप के केस में उसे अब ख़त्म कर दिया गया है। अब 18 वर्ष से कम आयु की महिला से गैंग रेप के संबंध में पनिशमेंट सेम रखी गई है जो कि डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। पहले इसमें ग्रेडिंग देखने को मिलती थी जहां 12 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ गैंग रेप के केस में मौत की सज़ा थी तथा 12 से 16 वर्ष की महिला के साथ गैंग रेप के केस में उम्र कैद की सज़ा थी। अब इन दोनों को ख़त्म करके एक 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है और गैंग रेप ऑफ अ माइनर गर्ल बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स को डेथ और लाइफ से पनिश किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में 2 अपराध डिसरोबिंग और वोयरिज्म को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है जहां तक एक्यूज़ का सवाल है। पहले यह दोनों अपराध में एक्यूज़्ड केवल पुरुष हो सकता था, पर अब नए कानून में पुरुष के साथ साथ महिला को भी इसमें एक्यूज़्ड की श्रेणी में रखा गया है। मैरिज से संबंधित अपराध में एडल्ट्री को ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही साथ एंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट अ मैरिड वुमेन के केस में भी कुछ बदलाव किए गए हैं जो देखे जा सकते हैं। जहाँ तक चाइल्ड से जुड़े ऑफेंसेस या अपराधों का सवाल है उसमें कुछ बदलाव जो महत्वपूर्ण है वह आयु से संबंधित हैं। प्रायः यह देखा गया कि इंडियन पिनल कोड में लड़की एवं लड़के की आयु अलग अलग रखी गई थी। जैसा कि देखा जा सकता है कि किडनैपिंग के केस में
लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के की आयु 16 वर्ष रखी गई थी। इस नए कानून में अब दोनों ही श्रेणी के लिए लड़के एवं लड़की की आयु को 18 वर्ष कर दिया गया है। ऐसा चाइल्ड एक्सप्रेशन के इस्तेमाल से हुआ है, जो कि पहले ही इस कानून में 18 वर्ष या उससे कम की आयु के साथ निर्धारित की गई है। इसी तरह का बदलाव आगे भी देखने को मिलता है, जो किडनैपिंग और मेमिंग ऑफ अ चाइल्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ बेगिंग से संबंधित है। इसमें भी जो आयु से संबंधित जो डिफरेंस था उसको ख़त्म कर दिया गया है और अब उसको भी रिप्लेस करके 18 साल कर दिया गया है। प्रोक्यूरेशन से संबंधित अपराध जो पहले केवल माइनर गर्ल से संबंधित था, अब उसे जेंडर न्यूट्रल करके उसे भी चाइल्ड से रिप्लेस किया गया है, जिससे माइनर गर्ल के साथ साथ माइनर बॉय भी अब इस अपराध की श्रेणी में आता है। तो ऐसा कोई भी अपराध जो पहले केवल माइनर गर्ल से संबंधित था, अब प्रोक्यूरेशन में माइनर बॉय भी समाहित है। इंडियन पीनल कोड के एक अन्य अपराध जो कि इंपोर्टेशन फ्रॉम फॉरेन कंट्री की बात करता था, वह पहले केवल लड़कियों की बात करता था, जहां पे उनकी उम्र 21 साल से कम हुआ करती थी। इस अपराध में भी लड़कों को कोई जगह नहीं थी। लड़कों के खिलाफ ऐसे अपराध आपराधिक कृत्य नहीं माने गए थे। भारतीय न्याय संहिता में इस अपराध की श्रेणी में भी लड़कों को जोड़ा गया है और 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। जैसा कि पहले बताया गया, एक नए आपराधिक कृत्य का सृजन किया गया है, जिसके द्वारा किसी भी चाइल्ड को हायर करने, एम्प्लॉय करने या इंगेज करने से मनाही के लिए इसको एक ऑफेंस बनाया गया है, एक आपराधिक कृत्य बनाया गया है। इसके द्वारा यदि कोई व्यक्ति किसी भी चाइल्ड को आपराधिक कृत्य करने के लिए या तो हायर करता है, एम्प्लॉय करता है या इंगेज करता है, तो वह एक आपराधिक कृत्य माना जाएगा। साथ ही साथ यदि वह चाइल्ड कोई भी आपराधिक कृत्य करता है, तो वह व्यक्ति जिसने भी उस चाइल्ड को हायर किया है, एम्प्लॉय किया है या फिर इंगेज किया है, उसे भी वही सज़ा मिलेगी जो आपराधिक कृत्य उस चाइल्ड ने किया है। इस तरह यह धारा उस व्यक्ति को दोनों कृत्यों के लिए ही जिम्मेदार ठहराती है तथा एक साथ दोनों कृत्यों के लिए सज़ा का प्रावधान करती है। ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी के अगर संदर्भ में देखें तो एक बदलाव जो किया गया है वह पनिशमेंट से संबंधित है, जहाँ पे मर्डर कोई ऐसा व्यक्ति करता है जो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। ऐसा देखा गया पूर्व में कि यह कृत्य पहले केवल एक ही सज़ा जो कि मौत की थी, उससे यह पनिशेबल था। सुप्रीम कोर्ट के एक केस के द्वारा इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया था। नए कानून में इस आपराधिक कृत्य में मौत की सज़ा के साथ साथ उम्र कैद की सज़ा का भी प्रावधान किया गया है, जिससे इस आपराधिक कृत्य का रिवाइवल होता है तथा सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के बाद अब यह ऑफेंस दोबारा फिर से रिवाइव होने के बाद भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है। इसी तरह का बदलाव अटेम्प्ट की कैटेगरी में भी देखने को मिलता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो लाइफ कॉन्विक्ट है, अटेम्प्ट कमिट करता है, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर की श्रेणी का है, तो उसमें भी पहले जो सज़ा का प्रावधान केवल मौत की सज़ा था, उसमें भी एक और सज़ा को जोड़कर उम्र कैद की सज़ा को भी जोड़ा गया है, जिससे उसे मौत की सज़ा के साथ साथ उम्र कैद की सज़ा के साथ भी पनिश किया जा सकता है। लापरवाही से मृत्यु की श्रेणी में, जो कि धारा 106 में दी गई है, दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव धारा 106 के सबसेक्शन 1 में है, जिसके तहत सज़ा को बढ़ाया गया है। जो पहले 2 वर्ष थी उसे बढ़ा के 5 वर्ष किया गया है। साथ ही मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो मेडिकल प्रोसीजर करते वक्त यदि उनसे कोई लापरवाही से मृत्यु हो जाती है तो सज़ा का प्रावधान 2 वर्ष ही रखा गया है। इस सेक्शन की या धारा की जो सबसेक्शन 2 है, जिसमें हिट एंड रन की बात कही गई है, वह पहले ही हमने उस पर चर्चा करी है और उसके तहत सज़ा का प्रावधान बढ़ा के 10 वर्ष किया गया है। ऐसे किसी भी मामले में जो हिट एंड रन की श्रेणी में आते हैं, यदि कोई व्यक्ति बिना पुलिस या मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए अगर भाग जाता है तो वह इस श्रेणी के अपराध में पाया जाएगा। ऑर्गेनाइज क्राइम से संबंधित अपराध जो नया अपराध इस भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है, उसमें उन तमाम अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को ऐड किया गया है जो किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम्स या ऐसे तमाम इस तरह के अपराधों से जुड़े हुए हैं। और इन अपराधों को करने वाले सभी उन व्यक्तियों को जो या तो कोई सिंडिकेट बनाकर इस तरह का कार्य करते हैं या सिंडिकेट के लिए कार्य करते हैं, उनको इस अपराध से पनिश किया जाएगा। इस अपराध की श्रेणी में अगर देखें तो एक्सप्लेनेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के साथ साथ कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी को भी डिफाइन किया गया है। साथ ही साथ
इकोनॉमिक ऑफेंस की कैटेगरी को भी इस एक्सप्लेनेशन में समाहित करके उसे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। यह अपराध न केवल ऑर्गेनाइज क्राइम के कमीशन को बल्कि उसके अटेम्प्ट, अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, मेंबरशिप, हार्बरिंग और कंसीलिंग द पर्सन जिसने ऐसा अपराध किया है या ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो इस अपराध से कमाई गई है उसके अगर पोजेशन को या ऑब्टेन की गई है उसको भी पनिश करता है। पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम की श्रेणी में ऐसे अपराध जोड़े गए हैं जो किसी ग्रुप या गैंग द्वारा किए जाते हैं, जो मूलतः थेफ्ट की कैटेगरी के हैं, स्नैचिंग है, चीटिंग है या अनऑथराइज सेलिंग ऑफ टिकट्स, अनऑथराइज बेटिंग और गैम्बलिंग, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर से डील करते हैं। ऐसे तमाम कृत्यों को इस पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम में अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अगर बात करें टेररिस्ट एक्ट की, जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 113 में डिफाइन किया गया है, लगभग वैसा ही है जैसा यूएपीए की धारा 15 में बताया गया है। इसमें न केवल अपराध के कमीशन बल्कि उसके अटेम्प्ट, अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी, ऑर्गेनाइजिंग कैंप फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन टेररिस्ट एक्ट, रिक्रूटिंग ऑफ पर्सन फॉर कमीशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, साथ ही साथ मेंबरशिप, हार्बरिंग और कंसीलिंग द पर्सन हु हैज़ कमिटेड एनी सच क्राइम दैट इज टेररिस्ट एक्ट, और साथ ही पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी विच हैज़ बिन डेराइव्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच क्राइम। ऐसे तमाम कृत्यों को इस अपराध की श्रेणी में लाकर उन्हें सब सेक्शन में पनिशेबल बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता की मौजूदा धारा 113 के तहत एक एक्सप्लेनेशन को जोड़कर यह बताया गया है कि कैसे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक के ऑफिसर के द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि ऐसे कोई भी कृत्य जो टेररिस्ट एक्ट की कैटेगरी में आते हैं उनमें यूएपीए या बीएनएस की धारा 113 लगे। यह निर्धारण सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस लेवल के ऑफिसर को सौंपा गया है। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट की श्रेणी में जो बदलाव आया है वह धारा 152 में लाया गया है, जिसके तहत एनी एक्ट विच इंडेंजर्स सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया उसको पनिशेबल बनाया गया है। यह बताना ज़रूरी है कि कैसे यह अपराध धारा 124A आईपीसी में दिए गए अपराध से भिन्न है। इस मामले में सबसे पहला बदलाव जो किया गया है वह यह है कि यह किसी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि देश के खिलाफ अपराध है। तात्पर्य यह है कि यह राजद्रोह नहीं, अब देशद्रोह का अपराध है। इस अपराध में आशय की बात कही गई है जो पहले बिल्कुल ही नहीं थी। साथ ही साथ इसमें कंटेम्प्ट या हेट्रेड की बात न होकर रिबेलियन की बात कही गई है, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ की बात कही गई है, जो डायरेक्टली भारत के सोवरेनिटी और यूनिटी से जुड़ा हुआ है। इस तरह से यह देखा जा सकता है कि जो सेडिशन से जुड़े हुए सारे इन्हिबिशंस थे, जैसे सेडिशन को ये माना जाता था राजद्रोह के अपराध को कि वह भारत के संविधान में दिए गए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से कॉन्फ्लिक्टिंग है, उसके विरोधाभास में है। उन सभी कमियों को दूर करते हुए इस नई धारा में जो कि 152 में है उसमें दिए गए अपराध में इन कमियों को दूर करके नया अपराध अब राजद्रोह का न होकर देशद्रोह का अपराध है, जिसमें आशय की बात है और यह किसी सरकार या सरकारी तंत्र के खिलाफ न होकर देश के खिलाफ एक नया अपराध बनाया गया है। चोरी से संबंधित अपराध में दो बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव जो देखने को मिलता है वो चोरी के ऐसे मामले में जहाँ पे रिपीट ऑफेंस की बात होती है वहाँ पे सज़ा बढ़ा के दी जाने का प्रावधान है। चोरी के अपराध में जो दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव है वह है फर्स्ट टाइम ऑफेंडर संबंधित। पहली बार यदि कोई अपराधी चोरी का कोई अपराध करता है जहाँ चुराई गई वस्तु का वैल्यू 5000 या उससे कम है, ऐसे किसी मामले में यदि वह व्यक्ति वस्तु को वापस कर देता है या वस्तु के बराबर की रकम जो कि 5000 उससे कम है उसे वापस कर देता है, उस संदर्भ में उसे कम्युनिटी सर्विस देने की बात कही गई है। अगर देखा जाए तो चोरी से जुड़े इस दूसरे बदलाव को काफ़ी दूरदर्शी माना जा सकता है, जिसमें एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ पनिशमेंट की झलक देखने को मिलती है। स्नैचिंग से संबंधित जो अपराध नया जोड़ा गया है उसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से फोर्सिबली या क्विकली या सडनली सीज करता है कोई प्रॉपर्टी, सिक्योर करता है, ग्रैब करता है या उसे लेकर भाग जाता है, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जो इस तरह का अपराध करता है उसे अब स्नैचिंग की नई श्रेणी का अपराध माना जाएगा, जो थेफ्ट और रॉबरी के बीच का अपराध है। पहले ऐसे केसेस में या तो थेफ्ट या रॉबरी या किसी अन्य अपराध की श्रेणी में इसका रजिस्ट्रेशन होता था, पर अब इस नए अपराध के सृजन से ऐसे तमाम व्यक्ति जिनका राह चलते हुए मोबाइल छीन लिया जाता है, चेन स्नैचिंग हो जाती है, उनमें इस बात का भय होगा। अभी तक हमने देखा कि भारतीय न्याय संहिता में
ऐसी कौन सी धाराएं हैं जिन्हें निरस्त कर दिया गया है, ऐसे कौन से नए अपराध हैं जिनका सृजन किया गया है। इसके साथ साथ अब हम देखें तो पाएंगे ऐसे कई ऐसे और भी रिफॉर्म्स हैं जो कि पनिशमेंट से संबंधित हैं। अगर पनिशमेंट से संबंधित रिफॉर्म की बात करें तो यह जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 33 अपराधों में जो सज़ा का प्रावधान है उसे बढ़ाया गया है। इसी तरह 83 अपराधों में जो जुर्माने की राशि है उसे बढ़ाई गई है। इसी तरह 23 अपराधों में जो मैंडेटरी मिनिमम पनिशमेंट है उसे इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही साथ 6 अपराधों में कम्युनिटी सर्विस जैसी सज़ा का प्रावधान किया गया है। कम्युनिटी सज़ा की प्रावधान की बात करें तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 202 जो पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुली इंगेजिंग इन ट्रेड से संबंधित है उसमें जोड़ा गया है। साथ ही धारा 209 जो नॉन अपीयरेंस इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से संबंधित है उसमें जोड़ा गया है। साथ ही धारा 226 जो अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड की बात करता है, टू कंपेल और रिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल अथॉरिटी और लॉफुल पावर की बात करता है उसमें जोड़ा गया है। इसी के साथ धारा 303 सबसेक्शन 2 जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर द्वारा चोरी की बात करता है उसमें जोड़ा गया है। और साथ ही साथ 2 और अपराध जो कि धारा 355 में मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन और 356(2) में डिफेमेशन से संबंधित है, उनमें भी कम्युनिटी सर्विस का प्रावधान किया गया है। इस तरह भारतीय न्याय संहिता की कुल 6 धाराओं में कम्युनिटी सर्विस को एक सज़ा के रूप में जोड़ा गया है। कम्युनिटी सर्विस से संबंधित एक बदलाव भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी लाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 23 के एक्सप्लेनेशन के माध्यम से यह बताया गया है कि कम्युनिटी सर्विस क्या होगा और कौन दे सकता है। तो धारा 23 के एक्सप्लेनेशन में इस बात का जिक्र है कि कोर्ट ऑर्डर्ड वर्क दैट बेनिफिट्स द कम्युनिटी एंड विच इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेम्यूनरेशन इज़ नोन एज कम्युनिटी सर्विस। इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई भी कार्य जो कोर्ट के ऑर्डर से कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए है, जिसके लिए एक्यूज्ड को कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, वही कम्युनिटी सर्विस माना जाएगा। तो अगर देखें तो भारतीय न्याय संहिता में कम्युनिटी सर्विस की सज़ा का प्रावधान और साथ ही साथ यह एक्सप्लेनेशन जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जोड़ा गया है, दोनों मिलके इस कम्युनिटी सर्विस को एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच ऑफ पनिशमेंट की तरफ ले जाते हैं।